तो हाय फ्रेंड्स, फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। तो चलिए हम चलते हैं। 2 से 4 मिनट के बीच में जो होता है, जो भी कल हम पढ़े थे उसको रिवीजन करेंगे। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कोशिका यानी कि सेल क्या होता है। तो हमने बताया था कोशिका जो होती है सजीवों के शरीर की बात छोटी से छोटी इकाई, जिसमें क्या होती हैं जीवन की सारी क्रियाएं, अर्थात क्या सजीवों की बात छोटी से छोटी कोशिका, जिसमें क्या होते हैं जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक एक यूनिट होती है, इकाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और उसके बाद हमने बताया था कि कोशिका जो परिभाषा तो आप समझ ही गए होंगे। कोशिका की परिभाषा क्या है? कोशिका सजीवों की वह अंग है, सजीवों का वह पार्ट है, कह सकते हो छोटी से छोटी एक इकाई है। ठीक, पार्ट नहीं कहेंगे, इकाई कहेंगे। वह छोटी से छोटी इकाई है जो क्या होती है? एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक, ये तो था परिभाषा। अब आती है बात ये कि सर्वप्रथम कोशिका को किसने खोजा था। तो सर्वप्रथम कोशिका को खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। ठीक, इन्होंने, अब ये बात आती है कि सर्वप्रथम कोशिका को किसने और कब खोजा। ठीक, तो कोशिका को खोजा रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में। कितने में खोजा था? सन 1665 ईस्वी में। ठीक, इसी के जस्ट बाद आता है कि इन्होंने जो होता है, इन्होंने मृत सेल खोजा था या फिर जीवित सेल खोजा था। तो फ्रेंड्स, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कैसा कोशिका खोजा था? उन्होंने मृत कोशिका को खोजा था। कौन कोशिका खोजा था? मृत कोशिका को खोजा था। ठीक, उसके बाद आता है, यदि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, तो ये बताइए जीवित सेल का खोज किसने किया था? तो जीवित जो सेल होती है, यानी कि जीवित जो कोशिका होती है, उसकी खोज जो होता है, कौन किया था? उसकी खोज जो होता है एंटोनिन वान ल्यूवेनहॉक। कौन किए थे? एंटोनिन वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनिन वान ल्यूवेनहॉक, इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम कोशिका का, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनिन वान ल्यूवेनहॉक। और कब किया था? सन 1674 ईस्वी में। कब किया था? सन 1674 ईस्वी में। ठीक, अब आगे एक घर का एग्जांपल हम देके समझाते। एक घर संपन्न घर कब कहलाएगा? जब उसमें किचन होंगे, बाथरूम होंगे, टॉयलेट वगैरह सारी चीजें होंगी, तब उसको क्या कहते हैं? ठीक है, घर कहते हैं। ठीक, उसी तरह कोशिका को एक यूनिट कब कहते हैं? तो हमने बताया था कोशिका के अंदर वो जो लगभग सारी क्रियाएं होती हैं, जीवन यापन की सारी क्रियाएं होती हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? इसे एक यूनिट अर्थात एक इकाई कहा जाता है। हमने कल ऐसे फिगर बना के समझे थे। कोशिका के बीचों बीच न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कोशिका के अंदर का सबसे बड़ा भाग है, और इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका का ब्रेन कहते हैं। कोशिका का क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। ठीक, और हमने क्या बताया था? न्यूक्लियस यानी कोशिका को मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक, और हमने बताया था कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, जो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करता है? तो हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाने का काम करता है। क्या काम करता है? ऊर्जा बनाने का काम करता है। ठीक, और कितने एटीपी मिलकर एक ऊर्जा बनाते हैं? तो 38 एटीपी मिलकर क्या बनाता है? एक ऊर्जा बनाता है, या फिर कह सकते हैं एक ग्लूकोज बनाता है। अब बात आती है कि एटीपी क्या है। तो एटीपी जो है एक ऊर्जा, मतलब जब एटीपी को 38 एटीपी को जोड़ दिया जाता है तो जाके एक ग्लूकोज अर्थात एक ऊर्जा का निर्माण होता है। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, और हमने क्या बताया था? माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमने बताया था वैक्यूल बताए थे। तो वैक्यूल में क्या होता है? वैक्यूल को बताया गया था कि वैक्यूल जो होता है ये क्या करता है? ये पानी को स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है? वैक्यूल। ठीक, वैक्यूल क्या करता है? पानी को स्टोर करता है। ठीक, और हमने बताया था कि एक होता है गोल्जी बॉडी। ठीक, गोल्जी बॉडी क्या करता है? तो गोल्जी बॉडी जो होता है, गोल्जी बॉडी ये क्या करता है? तो गोल्जी बॉडी जो होता है ये ऊर्जा ट्रांसफर करने का काम करती है, यानी कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है। ठीक, क्या करती है? ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या करती है? ले जाने का काम करती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा हो गया, वैक्यूल पानी स्टोर किया, गोल्जी बॉडी क्या किया?
ऊर्जा को ट्रांसफर किया। और उसके बाद हमने बताया था कि एक पाया जाता है सेंट्रोसोम। क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? तो सेंट्रोसोम जो होता है ये किसी भी टूटे फूटे आर्गन को जोड़ने का काम करता है, या फिर और कह सकते हैं कि ये क्या करता है, ये रिकंस्ट्रक्शन का काम करता है। जैसे कोशिका के अंदर कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहा है तो ये पार्ट को क्या करता है, ये उस पार्ट को नया बना देता है, रिकंस्ट्रक्शन कर देता है। जैसे एग्जांपल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, खत्म हो गया, तो कोई ना कोई तो चाहिए कि ऊर्जा बनाने वाला। तो ये सेंट्रोसोम जो होता है ये क्या करता है, नया माइटोकॉन्ड्रिया बना देता है, जो पुनः क्या करने लगता है, ऊर्जा बनाने लगता है। ठीक, और क्या पढ़े थे हम? और हम पढ़े थे ER, जिसे कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, हमने बताया था कि इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो उसका जो फुल फॉर्म होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो जो होता है उसको दो काम मिला था, एक प्रोटीन बनाने का काम और दूसरा मिला था फैट बनाने का काम। तो ये अपने आप को दो भागों में तोड़ लेता है। यहाँ समझते हैं, जैसे सपोज दैट ये क्या है, ER है, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो हमने बताया था जब इसे दो काम मिलता है तो ये क्या करता है, अपने आप को दो भागों में बांट लेता है, एक को स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक, और एक को क्या करता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बांट लेता है। तो स्मूथ यानी कि चिकना, यानी कि स्मूथ वाले में किसका निर्माण होता है, फैट यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। जो खुरदुरा वाला पार्ट होता है, जो रफ वाला पार्ट होता है, इसमें जो छोटे छोटे हैं ये क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं, जो क्या करने का काम करता है, जो प्रोटीन बनाने का काम करता है, जो क्या करने का काम करता है, प्रोटीन। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका रफ वाला पार्ट प्रोटीन बनाएगा, और फैट वाला पार्ट और जो होता है स्मूथ वाला पार्ट वो क्या बनाएगा, वो फैट बनाता है। जंतु सेल होता है, क्या होता है, जो जंतु सेल होता है वो किस आकार का होता है, वो गोलाकार का होता है, यानी गोलाकार का होता है। जो जंतु सेल होता है गोलाकार का होता है, और जो पादप होते हैं उनका सेल कैसा होता है, चौकोर आकार का होता है। हमने इतना कल पढ़ लिया था। इसमें जो होता है हम कुछ आज नई चीजें जानेंगे। जैसे जंतु का जो कोशिका होता है, यानी कि जो जंतु की कोशिका होती है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो गोल गोल है, ये जो जंतु की कोशिका है ये किससे बनी हुई होती है। तो फ्रेंड्स, जो जंतु की कोशिका होती है वो किससे बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है प्रोटीन से। किससे बनी हुई होती है, प्रोटीन से बनी हुई होती है। क्या, कोशिका, यानी कि कोशिका, इसे झिल्ली कहेंगे, क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर कहेंगे कोशिका झिल्ली, जिसे क्या हम कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली किसका बना हुआ होता है, तो कोशिका झिल्ली किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। गोलाकार में है तो किसका सेल है ये, सीधी सी बात है, यदि गोलाकार का है तो किसका सेल है ये, जंतु का सेल है। कि जंतु का जो सेल बना हुआ होता है उसके वो किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि हम क्या कहेंगे, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली बनी किसकी हुई होती है, तो कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है। यदि गोल आकार का है तो ये कैसी सेल है, जंतु सेल है। कैसा सेल है, जंतु सेल है। तो बनेगा किसका, बनेगा प्रोटीन का। किसका बनेगा, बनेगा प्रोटीन का। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। अब चलिए हम समझते हैं, हमने बताया था कि कोशिका के अंदर का जो सबसे बड़ा वाला भाग है वो न्यूक्लियस है, और बताए थे कि सबसे छोटा वाला भाग कौन है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंतर्गत पाया गया था, एक स्मूथ वाला और एक रफ वाला। तो रफ वाले पार्ट में छोटे छोटे हमें क्या मिले थे, राइबोसोम मिले थे। क्या मिले थे, राइबोसोम मिले थे, जो सभी पार्टों से भी छोटा पार्ट था। यानी कि कोशिका के अंदर सबसे बड़ा भाग न्यूक्लियस हो गया, और कोशिका के अंदर सबसे छोटा भाग हो गया राइबोसोम। अब चलिए समझते हैं, जैसे यहाँ पे वैक्यूल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक, और क्या हो गया, लाइसोसोम हो गया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई ना कोई एक ऐसा लिक्विड चाहिए जो क्या करे, कोई ना कोई ऐसा लिक्विड चाहिए जो क्या करे, इन सब जो इसके छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं एक दूसरे से ना टकराएं। क्यों, क्योंकि लाइसोसोम तो बड़ा खतरनाक होता है। ये लाइसोसोम के अंतर्गत क्या पाया जाता है, लाइसोसोम के अंतर्गत लाइसोसोम। ठीक, तो लाइसोसोम के अंतर्गत क्या पाया जाता है, लाइसोसोम में पाया जाता है कौन सा, एंजाइम। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है।
जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। ये किसी भी पार्ट पर पड़ जाए तो उस ऑर्गन को क्या कर देता है, अंग को खत्म कर देता है। ये हमने पढ़ा था। अब कोई ना कोई तो लिक्विड चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए जो क्या करे, इस कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेंट्रोसोम से ना टच कर पाए और सेंट्रोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ना टच कर पाए, इसके लिए इसमें एक लिक्विड भरा हुआ होता है। इसके लिए इसमें क्या हुआ होता है, एक लिक्विड भरा हुआ होता है। इसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक, अब ये हो गई कोशिका द्रव। अब न्यूक्लियस के भी अंदर क्या पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर का जो द्रव होता है हम उसे क्या कहते हैं, केंद्रिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रिका द्रव कहते हैं। ठीक, तो जब क्या होता है कि केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, ठीक, तो ये बनता है जीव द्रव्य। क्या बनता है, ये बनता है जीव द्रव्य। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मा। ठीक, क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्मा। और प्रोटोप्लाज्मा की यदि खोज की बात की जाती है तो प्रोटोप्लाज्मा की खोज किस साइंटिस्ट ने किया था, तो पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था, पुरकुंजे नामक साइंटिस्ट ने किया था प्रोटोप्लाज्मा की खोज। तो हमने क्या पढ़ा कि सेल के अंदर एक लिक्विड, खास तरह की लिक्विड पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव, और न्यूक्लियस के अंतर्गत एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं केंद्रिका द्रव। और जब ये दोनों द्रव आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, जीव द्रव्य बनता है, अर्थात हम कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्मा। ठीक, तो प्रोटोप्लाज्मा की खोज किसने किया था, तो प्रोटोप्लाज्मा की खोज जो होता है पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने किया